हेलो बच्चों लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे टॉपिक मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसके अंदर मैंने आपको सिखा दिया था कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। ये हम पढ़ चुके। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर मैंने बताया था कि एक होती है सिंपल और एक होती है रिस्ट्रिक्टेड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब था सेम रैंडम सैम्पलिंग, और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब था जिसमें कुछ रोक टोक हो, जिसके अंदर हमने पढ़े थे 4 बातें: स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग जिसमें क्लस्टर बनाते थे, और इसी का एक ही एक्सटेंशन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये हमने बच्चों पढ़ लिया था। तो आज हम इसमें आगे की बातें कवर करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों अब जो हमें मेथड ऑफ सैम्पलिंग में पढ़ना है वो है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि जिसमें इन्वेस्टिगेटर की जजमेंट के आधार पर सैम्पलिंग की जाती है। तो आज हम उसमें कवर करेंगे नंबर 3 यानी जजमेंट सैम्पलिंग, नंबर 4 कोटा सैम्पलिंग और नंबर 5 कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये ख़त्म करते ही हमारा ये पूरा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आज फिनिश पहले हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं नंबर 3 से। तो नंबर 3 का नाम है जजमेंट सैम्पलिंग। तो जजमेंट सैम्पल का क्या मतलब है? तो पहले मीनिंग लिखना है। इसका मीनिंग है चॉइस ऑफ सैम्पल्स depend exclusively on the judgment of investigator, यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग का ही एग्जैक्ट मतलब होता है जजमेंट सैम्पलिंग। इसमें मैं सैम्पल्स जो चूज़ करता हूँ बच्चों, वो अपनी बुद्धि से मतलब अपने दिमाग से चूज़ करता हूँ। तो मैं मान लो एक क्लासरूम में गया, मुझे 5 बच्चे सेलेक्ट करने थे, तो मैंने अपने हिसाब से किन्हीं भी 5 बच्चों को खड़ा कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो इसे बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग, कि इसमें इन्वेस्टिगेटर की अपनी जजमेंट रहती है। तो इसका फ़ायदा तो ये है कि बच्चों ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि कहीं ना कहीं इसमें सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इफ़ इन्वेस्टिगेटर हैज़ फुल नॉलेज। अगर बच्चों इन्वेस्टिगेटर के पास अच्छी नॉलेज हो, यानी उसके पास अच्छी स्किल्स हों, तो वो ऐसे सैंपल्स चूज़ करेगा जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो अगर मुझ में बुद्धि होगी तो मैं उन 5 बच्चों को सेलेक्ट करूंगा जो मुझे पता है कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो ये इसमें मेरिट होते हैं, पर इसमें कुछ डीमेरिट भी होते हैं। सबसे बड़ा डीमेरिट तो इसमें हर किसी में मिलेगा ही मिलेगा, वो है पर्सनल बायस, क्योंकि इसमें मैं अपना भेदभाव भी कर सकता हूँ। हो सकता है मैं 5 बच्चे जो सेलेक्ट करूँ उसमें से 2 बच्चे मेरे फेवरेट बच्चे हैं, मैं उनके साथ कुछ भेदभाव कर लूँ। या इसमें हो सकता है डीमेरिट कि मेरी मान लो जजमेंट में ही कोई गलती हो जाए, तो फिर पता चला सैंपल भी गलत चुन लिया। तो मैं जिन्हें होशियार बच्चा समझ के चुन रहा था, पता चले गलती से वो नालायक थे। तो अगर मेरी जजमेंट ही गलत हो गई तो फिर सैंपल भी गलत होंगे। तो इसे बोलते हैं बच्चों जजमेंट सैम्पलिंग। चौथा हमने लिखा था कोटा सैम्पलिंग। तो बच्चों आप भी साथ साथ इसी प्रकार नोट करते चलना। जो चौथे का नाम था कोटा सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, इसमें लिखते हैं इसका मीनिंग: द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स and then a quota is fixed। ये मतलब है इसका। and then a quota is fixed, full stop। it is a special type of stratified sampling। ये थोड़ा थोड़ा बच्चों स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की झलक देगा। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसका मतलब क्या है सर? तो देखो बच्चों, कोटा सैम्पलिंग का मतलब ये है
कि हम क्या करते हैं, हम पहले पॉपुलेशन जो है पूरी की पूरी उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब वही याद है स्ट्रेटा में क्या था कि हम अलग अलग स्ट्रेटा बना लेते थे, ये बच्चे अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। तो मान लो मैंने पूरे शहर में जितने ये लोग हैं, बूढ़े जवान औरतें मर्द बच्चे सब, उसमें पहले मैंने कुछ ग्रुप्स बना लिए सपोज़ अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देन अ कोटा इज़ फिक्स्ड। मैं इन्वेस्टिगेटर को ये कहता हूँ कि भाई मुझे कम से कम 40% तो चाहिए बच्चे सैंपल में, 20% मुझे चाहिए महिलाएं, 20% मुझे चाहिए मेल्स और 20% मुझे चाहिए मान लो बूढ़े बुज़ुर्ग। मैं इस तरह से कुछ कोटा फिक्स कर देता हूँ कि मुझे अपने सैंपल में ये बातों का ध्यान रखना है। तो फिर उस हिसाब से सैंपल सेलेक्ट किया जाता है कि भाई कम से कम 20% बुज़ुर्ग लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ताकि मेरा सैंपल में 20% बुज़ुर्ग लोग भी हों, 40% बच्चे भी हों, 20% महिलाएं भी बन जाएं, 20% पुरुष भी बन जाएं। इस तरह से मतलब जो भी मैं कोटा फिक्स करूँगा उसके अनुसार मैं सैम्पलिंग करता हूँ। तो इसको बोल देते हैं हम कोटा सैम्पलिंग। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें रिज़ल्ट थोड़ा सा रिलायबल आता है, क्योंकि हम हर कैटेगरी को कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिलायबल रिज़ल्ट्स इसमें आते हैं। और थोड़ा सा ये इकोनॉमिकल भी होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता या ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। इसमें फील्ड वर्क भी बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक वही बच्चों जो हर किसी में है कि इसमें भी पर्सनल बायस होने की पूरी संभावना है, और कई बार इसमें हो सकता है कुछ सैम्पल एरर हम आइडेंटिफाई ना कर पाएँ। सैम्पल एरर क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है तो मैं इसलिए वो पॉइंट लिख नहीं रहा, तो बस इसमें एक ही डीमेरिट लिख लेते हैं कि पर्सनल बायस होने की इसमें संभावना है। उसके बाद बच्चों है पांचवा और आखिरी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कि ये कन्वीनियंस क्या होता है? कन्वीनियंस मतलब होता है बच्चों आराम। तो इसमें इसका क्या मतलब है, अंडर दिस मेथड कॉमा while selecting the samples comma the investigator gives special attention to his convenience। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी सुविधा का ध्यान रखता है, अपने कन्वीनियंस का ध्यान रखता है। मान लो मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है जी, और ये मेरे शहर में अलग अलग स्कूल्स हैं। तो मुझे किसी ने बोला कि साहब आप अपने शहर के 3 स्कूल्स, किसी भी 3 स्कूल्स का रैंडमली किसी भी 3 स्कूल्स का डेटा लेकर आओ, डेटा कलेक्ट कर आओ। तो मैंने कहा अच्छा भी जाता हूँ। अब मैं बच्चों बहुत ही कन्वीनियंस किस्म का व्यक्ति हूँ, मैं सोचता हूँ कि बड़े आराम से काम हो जाए, कौन मेहनत करे। तो मैं घर से निकला अपनी साइकिल पे। अब मैंने देखा अरे यार ये स्कूल तो बड़े दूर दूर है, मैंने कहा छोड़ो उतनी दूर कौन जाएगा। बस जो घर के मेरे सबसे नज़दीक 3 स्कूल थे, मैं फटाफट से उनका डेटा लाया और मैंने कहा जी लो हो गया जी, मैं पूरे शहर के, मैंने बोल दिया मैं पूरे शहर के 3 स्कूल का डेटा लेकर आ गया हूँ। तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है ना। तो मतलब इसका फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, ना तो इसमें कोई मेहनत करनी, ना कहीं खर्चा करना, ना दूर जाना, आसानी से डेटा मिल गया। तो ये तो इसमें बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, फ़ायदा होता है। ईज़ी कमांड, क्योंकि बिल्कुल घर के पास है तो आसानी से मैं पहुंच भी सकता हूं। तो ये फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसका नुकसान यही है सबसे बड़ा कि इसमें भी पर्सनल बायस बिल्कुल होता है। क्योंकि मैंने क्या भेदभाव करा, मैं इन स्कूलों में चला गया जो मेरे घर के पास थे, इन्हें मैंने छोड़ ही दिया। तो पर्सनल बायस इसमें बिल्कुल हो सकता है, और इसका रिज़ल्ट भी जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, यानी कि इसमें बहुत ही बेकार रिज़ल्ट्स मिलने की संभावना है। पता चला मेरे घर के पास जो स्कूल्स थे वो वहाँ का डेटा, वहाँ के बच्चे नलायक थे, तो सारे नलायक बच्चों की लिस्ट इकट्ठा हो गई, और जो होशियार बच्चे थे आपकी तरह, वो जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं वो मेरे से रह ही गए।
तो ऐसा इसमें हो सकता है कि मेरा रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेकार आए। तो इसको बोलते हैं बच्चों कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इसके साथ आपने बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ नोट कर लिया होगा। अगर कहीं पे कुछ मिस हो गया है तो वीडियो को रिवाइंड कर देना, पॉज कर देना, बट नोट ज़रूर करना है। तो बच्चों इस टॉपिक के साथ ही हमने ये पूरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कितने टाइप के तरीके होते हैं सैम्पलिंग करने के। तो अब इस चैप्टर में बच्चों बस कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचें, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। तो फटाफट से मेरे साथ साथ आप हेडिंग डालना। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। बच्चों सैम्पलिंग के प्रिंसिपल्स भी होते हैं। सर सैम्पलिंग के भी कोई प्रिंसिपल्स होते हैं? हाँ बच्चों, सैम्पलिंग के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। सर सैम्पलिंग के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं? सैम्पलिंग के बच्चों 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। सर क्या क्या लिखें नाम? हाँ जी लिखो। पहला होता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी। और दूसरा होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, INERTIA। लॉ ऑफ इनर्शिया, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑफ लार्ज नंबर। सर इनका मतलब क्या है? तो आप यहाँ से नोट करो, मैं मतलब समझाता हूँ। पहले का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a sample of adequate size is selected from large population, it tends to possess the same characteristic as those of population। और दूसरे में लिखना है, आप नोट कर लेना बच्चों, फिर समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एवरेजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप आर मोर स्टेबल, दैट इज लार्जर द साइज ऑफ द सैम्पल, मोर एक्यूरेट द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी। ठीक है ना? तो आप ये नोट करो, मैं समझाता हूँ। अच्छा अब देखो, मैं 2 उदाहरण ले रहा हूँ बच्चों। मान लो ये मेरी पॉपुलेशन है। अब मैं इसमें से सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सैंपल में एक इसे सेलेक्ट कर लिया, एक इसे सेलेक्ट कर लिया, एक इसे कर लिया। ठीक है ना? तो मेरा सैंपल साइज़ कितना है? 3 बच्चों का। मैंने बस 3 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया। केस 2, मैंने अब इधर दोबारा गया सैम्पलिंग करने। ये पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने इसे सेलेक्ट करा, 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 इसे सेलेक्ट करा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर मैंने 9 बच्चों को सेलेक्ट करा। पॉपुलेशन मान लेते हैं बच्चों दोनों की बराबर थी। यहाँ पे भी 15 बच्चे थे मोटा मोटी, यहाँ पे भी मान लो 15 थे, मान लो। अब मुझे ये बताओ, जो इस केस में मैंने सैंपल सेलेक्ट करे हैं, क्या वो 3 बच्चे पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छे से। क्या 3 बच्चे पूरी पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लो ये आप अपनी क्लासरूम को इमेजिन करो जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें से मैंने 3 बच्चों को उठाया और मैं बोल दूँ कि चलो अपने मार्क्स बताओ, तो क्या जितना इन 3 बच्चों के नंबर हैं, मैं मान लूँ कि पूरी क्लास के वही होंगे। और अब इधर देखो, इधर मैंने 9 बच्चों को उठाया। अब इधर मैं 9 बच्चों से पूछूंगा, तो 9 बच्चे जो हैं वो अपनी क्लास को ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करेंगे या 3 बच्चे अपनी क्लास को ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करेंगे? बस ये सवाल। अब पढ़ो पहला लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी। वो ये कह रहा है कि हम जितना बड़ा सैंपल साइज लेंगे, इस बात की संभावना उतनी ही ज़्यादा है कि वो पॉपुलेशन के सेम कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करें। यानी कि इस केस में ये 3 बच्चे पूरे पॉपुलेशन के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट शायद ना कर पा रहे हों, लेकिन इस केस में ये 9 बच्चे पूरी पॉपुलेशन को थोड़ा ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी। अच्छा, सेम कहानी दूसरा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? अब आप ये बताओ बच्चों कि 3 बच्चों के डेटा से जो मैं रिजल्ट निकालूंगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा
या 9 बच्चों के डेटा से मैं जो रिजल्ट निकालूंगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा? खुद सोचो, सिंपल सा पॉइंट। सर ये तो हमें आता है, तो बस यही लॉ ऑफ इनर्शिया में लिखा है कि जितना ज़्यादा बड़ा आपका सैंपल का साइज़ होगा उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स होने की संभावना है। तो मतलब कि इधर मैंने 9 सैंपल्स निकाले हैं तो यहाँ का रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर होने की संभावना है, एक्यूरेट होने की संभावना है। यहाँ पे हो सकता है पता चला तीनों बच्चे फेलियर्स निकले, मान लो इस क्लास में ये 3 ही बच्चे फेल हुए थे, बाकी सबके 100 आए थे। अब इत्तेफाक से मैंने इन्हीं 3 को सेलेक्ट कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ ये पूरी क्लास 0 है। मैंने ये इंटरप्रिटेशन निकाल दी, पूरी क्लास 0 है। तो जब सैंपल साइज़ कम होगा तो मेरे रिजल्ट्स बच्चों एक्यूरेट नहीं होंगे। तो इन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है सर, तो समझ आ गया ना? हाँ सर। नोट कर लिया? हाँ सर कर रहे हैं। चलो, इसके बाद छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सर इसमें ये नीचे क्या दिख रहा है हमें? हाँ, नीचे होमवर्क के क्वेश्चन भी दिख रहे हैं ना, ये करने हैं अभी बाद में, पहले समझा दूँ। तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा बच्चों हमने याद है शुरू में पढ़ा था, 2 तरह का डेटा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी डेटा जो है बच्चों वो कहाँ से कलेक्ट होगा? सोर्सेज क्या हैं सेकेंडरी डेटा के? तो बच्चों 2 सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी डेटा के, ठीक है ना। पहला सोर्स होता है पब्लिश्ड सोर्स और दूसरा सोर्स होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स कौन से होते हैं सर? कुछ उदाहरण दो हमें। बिल्कुल उदाहरण लो, जैसे ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों आप देखते हो ना, कभी कभी होता है सरकार की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हैं या कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो सरकार की भी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ पब्लिकेशंस, मतलब ऐसा समझ लो कुछ किताबें होती हैं, तो जिनको हम बोलते हैं पब्लिश्ड सोर्स, क्योंकि ये हर कोई देख सकता है, ये पब्लिश हो जाती हैं। पब्लिश का मतलब है लोगों की, जनता के सामने आ गई, पब्लिश हो गई। इसी तरह सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट वो होते हैं बच्चों इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरह से सरकारी नहीं होते, जिसमें थोड़ा सा प्राइवेट का भी पार्ट होता है और थोड़ा सा सरकार का भी पार्ट होता है, तो उन्हें बोल देते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। वो भी इस तरह से अपनी रिपोर्ट्स या मैगजीन्स देते हैं। या हो सकते हैं पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। भाई जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित एक इंस्टीट्यूट है ना, NCERT, तो वो अपनी वेबसाइट पर बहुत सी इंक्वायरीज़, बहुत सी इंफॉर्मेशन देता रहता है, तो वो भी एक पब्लिश्ड सोर्स होता है। या हो सकते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। अब आजकल आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि WHO ने ये कहा, WHO ने ये कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते रहते हैं इंफॉर्मेशन, वो भी एक पब्लिश्ड सोर्स होता है। इसके अलावा प्राइवेट पब्लिकेशंस, भाई हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर डाल दे, पब्लिश कर दे, तो वो हो गई प्राइवेट इंफॉर्मेशन या प्राइवेट पब्लिकेशन। इसके अलावा सबसे बड़े पब्लिश्ड सोर्स जो आपके मेरे घर पे रोज़ आते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स जैसे बिज़नेस टुडे, ये सब, या न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब। तो ये सारी चीज़ें बच्चों होती हैं पब्लिश्ड सोर्सेज। और अनपब्लिश्ड सोर्सेज किसे कहते हैं? अनपब्लिश्ड सोर्सेज कहते हैं व्हेन डेटा कलेक्टेड बाय समवन इज नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर। मतलब हमने किसी अपने दोस्त से पूछ लिया, जो कहते हैं ना, कभी कभी आपने हिंदी न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। तो भाई ये सूत्र कौन है? सूत्र मतलब ये कि हम बता नहीं सकते कि कहाँ से मिला, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है, ये अनपब्लिश्ड है। लेकिन हाँ, हमने किसी से सुन लिया या हमने किसी से पूछ लिया, ठीक है ना। इसका मतलब एक एग्जांपल ऐसी दे देते हैं, जैसे आपको रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन
कंपनीज, कुछ प्राइवेट जासूसी कंपनियां होती हैं ना जो जासूसी करती हैं कई बार या इन्वेस्टिगेशन करती हैं, तो वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स जो है बनाती हैं, लेकिन वो कहीं पे पब्लिश नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी गूगल पर गया इंटरनेट पे गया देख सकते हैं, नहीं। तो ऐसी रिपोर्ट्स को जो कहीं पर भी पब्लिश ना हो उन्हें बोल देते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों। अब इसके 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखने हैं। फटाफट क्वेश्चन लिखो। नंबर 1, स्टेट 3 लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये आपको ढूंढ के लिखना है, या तो बुक से ढूंढो या गूगल से ढूंढो या पापा से पूछो या छोटे भाई से पूछो। क्वेश्चन 2, स्टेट 4 प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा। कि 4 प्रिकॉशंस बताओ सेकेंडरी डाटा को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है ना। तो ये भी गूगल से पूछो या मम्मी से पूछो या बड़ी बहन से पूछो, किसी से भी पूछ सकते हो। खैर, तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा ही थोड़ा सा रेलिवेंट है, इसीलिए उस पर चर्चा हमने करी। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, और कुछ छोटे से टॉपिक हैं हमारे, 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगले टॉपिक का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया। तो बच्चों सेंसस ऑफ इंडिया का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोल देते हैं जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। तो बच्चों आपको पता है कि भारत में जो सेंसस होता है हर एवरी 10 ईयर्स में होता है, यानी कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तो पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, याद है आपको? नहीं सर, तब तो हम बहुत छोटे थे सर, नर्सरी में थे। तो लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था बच्चों। तो बताओ नेक्स्ट कब होगा? सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। तो सोचो ना, नेक्स्ट होगा 2021 में। तो हर 10 साल बाद भारत में सेंसस होता है, और ये प्रक्रिया पता है कब से चली आ रही है? सिंस 1881, 1881 से। सर आज़ाद होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब हुआ था? तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1951 में। ठीक है सर। तो देख रहे हो ना, इसीलिए हर 10-10 साल बाद हो रहा है। फिर 61, फिर 71, फिर 81, फिर 91, फिर 2001, फिर 2011, और अब होगा अगले साल 2021। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस, मतलब जिम्मेदारी, रेस्ट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ। बताओ सरकार की कौन से मिनिस्ट्री की या कौन से मिनिस्टर की जिम्मेदारी है सेंसस को पूरा करवाना? सर ये हमें तो नहीं पता। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या जिसको आप कहते हो ना होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर के अंदर ये जिम्मेदारी आती है कि भारत में आपको सेंसस करवाना है। ठीक है ना। तो ये कुछ छोटा सा एक बच्चों मिसलिनियस टॉपिक है, सेंसस ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में मैंने आपको 3 बातें रेलिवेंट लिखवा दी, ये आप भी नोट कर लेना। अच्छा, उसके बाद है लास्ट टॉपिक छोटा सा। इस टॉपिक का नाम है NSSO। सर NSSO ये क्या होता है सर? तो किसी को पता है फुल फॉर्म NSSO की? नहीं सर, NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में हम NSSO बोल देते हैं। तो बच्चों ये पता है आपको कब सेटअप हुआ था भारत में? 1950 में। सोचो, मतलब आज से 70 साल पहले। तो ये 1950 में सेटअप हुआ था, चेयर्ड बाय, मतलब उस समय कमेटी के चेयरमैन कौन थे, मतलब जिन्होंने ये कहा या जिनकी देखरेख में ये बना सेटअप हुआ, वो थे PC महाला, MAHALA महाला नोबिस, NOBIS। ठीक है ना, नाम याद रखने हैं बच्चों। ये जितने भी बॉक्स बना रहा हूँ ये सब 1-1 नंबर के MCQ बनवा रहा हूँ आपके में। तो 1950 में सेटअप हुआ था, किसकी चेयरमैनशिप में? PC महाला नोबिस की चेयरमैनशिप में एज NSS। तो पहले ये खाली NSS था, नेशनल सैंपल सर्वे, NSS। उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज करा गया एज ए ऑर्गेनाइजेशन, तब इसमें O जुड़ गया। कुछ साल बाद इसमें O जुड़ गया, यानी ये NSSO बन गया। तो सर ये कब बना था? ये बना था बच्चों 1960
1970 यानी 1970 में मार्च के महीने में, तब ये NSSO बन गया था। तो 50 साल से ये एक ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही है और भारत की ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलर बेसिस पर सामाजिक या आर्थिक यानी सोशियो और इकोनॉमिक सर्वे करवाती रहती है। हो सकता है आपने भी कभी इस बारे में सुना हो कि NSSO वाले कभी कुछ पूछताछ के लिए आते हैं, कभी कुछ, तो ये बहुत सारे भारत देश में सर्वे करवाते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और NSSO के बच्चों होते हैं 4 डिवीजन्स, मतलब NSSO के अंदर 4 डिवीजन्स आते हैं। कौन कौन से? SDRD, FOD, DPD और CPD। सर ये क्या कह रहे हो? तो यही तो ये होमवर्क है कि इनकी फुल फॉर्म्स पता लगानी है। तो मैं बस एक बार बोलूँगा, देखते हैं एक बार में किसी ने कैच करा या नहीं, या फिर वीडियो को रिपीट करके बार बार सुनना। SDRD का मतलब है सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न। FOD का मतलब है फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न। DPD का मतलब है डाटा प्रोसेसिंग डिवीज़न। CPD का मतलब है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न। चलो ठीक है सर। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पूरा चैप्टर 3 जो है वो फिनिश हो गया है और आज की वीडियो में भी हमें बस इतना ही कर रहा था। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ भी आ गई हों और आपने अच्छे से इसके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हों।